हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बाकी आपकी स्टडीज़ को और रफ्तार देने के लिए मैं आ गया हूं। आई एम अमित कुमार शर्मा और आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को विस्तार से डिस्कस करेंगे जो इन दिनों काफ़ी चर्चा में कई कारणों से बना हुआ है, जो कि है EWS रिजर्वेशंस। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय की एक संविधान पीठ ने EWS रिजर्वेशन की वैधता पर फैसला सुनाया। तो इस पूरे वीडियो में हम हर उस बिंदु का निष्पक्ष विश्लेषण करेंगे जिस पे संविधान पीठ ने फैसला देते हुए अपनी राय रखी। इसके अलावा इस पूरे वीडियो के दौरान मैं आपको रिजर्वेशन की शुरुआत आधुनिक भारत में कब हुई, क्यों हुई और इसके परिणामों के बारे में सविस्तार व्याख्या करूंगा। साथ ही साथ EWS से जुड़े कई प्रश्नों के हल को देने का भी प्रयत्न करूंगा। तो मुझे आशा है कि वीडियो के अंत में मैं आपके कई सारे अनुत्तरित प्रश्नों के हल देने में सक्षम हो पाऊंगा। परंतु यदि आपको किसी भी प्रकार का वीडियो रिलेटेड डाउट रह जाता हो तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में छोड़ दें, मैं शीघ्र उसका समाधान करने का प्रयत्न करूंगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। EWS रिजर्वेशंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। यह वीडियो बाइलिंगुअल होगा, यानी कि कंटेंट तो इंग्लिश में होगा परंतु मैं इसको हिंदी में बताऊंगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की परिभाषा जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है वह है समाज का वह धड़ा जो अनारक्षित सूची में आता हो, अर्थात वह किसी आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकार द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ न ले रहा हो तथा जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति सालाना से कम हो। EWS से जुड़े तथ्य जिसके आधार पर किसी भी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है अथवा आरक्षण के लिए अनुपयुक्त माना जा सकता है वह है उस व्यक्ति अथवा पूरे परिवार के अधिकार में कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, आवासीय परिसर 1000 स्क्वायर फीट से या उससे अधिक, 100 स्क्वायर यार्ड या अधिक का आवासीय परिसर अधिसूचित क्षेत्र में अथवा 200 स्क्वायर यार्ड या अधिक का आवासीय परिसर अधिसूचित क्षेत्र के बाहर। EWS के तहत आरक्षण निर्धारण में उस परिवार के द्वारा विभिन्न जगहों पर अर्जित चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जोड़ा जाता है। अच्छा, एक सवाल जो आपके दिमाग में अक्सर ही आता होगा कि EWS और EBC में क्या अंतर है। तो ये दोनों टर्म सुनने में काफ़ी सिमिलर लगते हैं परंतु इनमें अंतर क्या है। तो EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हेतु आरक्षण का प्रावधान और उससे जुड़े पैरामीटर्स केंद्र सरकार तय करती है, वहीं EBC यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट्स या जिसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग कहा जाता है उससे जुड़े प्रावधान या विभिन्न जातियों को शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार के प्राधिकार के अर्थात जुरिस्डिक्शन में आता है। इसके अलावा 10% का जो आरक्षण औपबंधित किया गया है EWS के तहत, ये केंद्र सरकार उसको प्रस्तावित करती है, उसको उपबंधित करती है। अनुच्छेद 15D तथा अनुच्छेद 16D को अपवाद स्वरूप 103वां संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। अब ये देखते हैं अनुच्छेद 15D तथा अनुच्छेद 16D क्या औपबंधित करता है। राज्य सरकार अनुच्छेद 15D राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विकास के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान बना सकता है। अतः राज्य को 10% तक आरक्षण किसी भी शिक्षा संस्थान जो कि वित्त प्रदत्त अथवा जो अवित्त प्रदत्त यानी एडेड और अनएडेड हो उसके लिए बना सकती है। अतः सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हेतु इसमें अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान को शामिल नहीं किया गया है। अनुच्छेद 16D के तहत राज्य सरकार के द्वारा EWS वर्ग को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति हेतु 10% आरक्षण का अधिकार दिया गया है। इसके तहत राज्य सरकार समय समय पर पारिवारिक आय तथा अन्य उपबंध पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं कि आरक्षण से जुड़े ऐतिहासिक तथ्य क्या थे। तो स्वतंत्रता से पूर्व जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में केंद्रीय परिषद में मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन का उपबंध किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 1932 का कम्युनल अवार्ड जो कि मुस्लिमों, यूरोपियनों, सिख, भारतीय ईसाई वर्ग, आंग्ल भारतीय, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं मराठा के लिए पृथक निर्वाचन का उपबंध किया था। इसके अलावा पुना पैक्ट जिसमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए निर्वाचन में अधिक सीटों का प्रावधान किया गया था।
साल 1935 में एक कमेटी का गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया था। उसके आधार पर उन वर्गों को अनुसूचित जाति में संबोधित किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत एक तरफ विभाजन से जूझ रहा था तो दूसरी तरफ जाति आधारित आंतरिक कलह चल रही थी, जिसे सवर्ण एवं दलित के बीच समझा जा सकता है। पूना पैक्ट इन दोनों के मध्य बनी इसी खाई को पाटने के लिए लाया गया था, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात भी इन दोनों वर्गों के मध्य किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान देखने को नहीं मिला। अनुच्छेद 334 में आरक्षण को 10 साल के लिए उपबंधित किया गया था, जिसको बाद में रिव्यू किया जाना था। 1970 के दशक में कई अन्य जातियों ने भी आरक्षण के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करना शुरू कर दिया था। अतः वर्ष 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन का गठन किया था, ताकि समाज के विभिन्न वर्गों के द्वारा उठाई जा रही इस आरक्षण की मांग की वैधता को परखी जा सके। मंडल कमीशन ने अपने रिपोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए, जो कि 52% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते थे, 27% आरक्षण का प्रावधान किया था। इसके अलावा मंडल कमीशन ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए 10% आरक्षण के उपबंध हेतु भी सलाह दिया था। तत्कालीन वीपी सिंह की सरकार ने दोनों सुझावों को लागू करने का निर्णय लिया, परंतु केवल ओबीसी आरक्षण, जो कि 27% ही लागू कर पाई थी। इसके पीछे वकील इंदिरा साहनी के द्वारा आरक्षण को रिव्यू करने हेतु उच्चतम न्यायालय में पिटीशन दायर किए जाना एक कारण था। सुप्रीम कोर्ट ने 27% उपबंध को तो बरकरार रखा, लेकिन 10% आरक्षण को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह आरक्षण देने की उच्चतम सीमा, जो कि 50% को पार कर रहा था, जो कि गैर संवैधानिक है तथा किसी असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। अब हम ये समझते हैं कि अभी करेंटली जो है रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया और क्या सिनेरियो है। तो आप देख सकते हो कि अदर माइनॉरिटीज जैसे मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और ज़ोरोआस्ट्रियंस के लिए 4.5% का आरक्षण का उपबंध किया गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, अनुसूचित जाति के लिए 15%, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए या ईडब्ल्यूसी के लिए 10% और 36% जो सीटें हैं वो अनारक्षित रखी गई हैं। अब हम देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बैकग्राउंड्स में क्या क्या घटनाएं घटी। तो जब हम पहले भी देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वीपी सरकार के द्वारा लागू की सिफारिशों को रद्द कर दिया था। इंदिरा स्वानई केस में उसने ये डिसीजन दिया कि 50% आरक्षण को किसी असाधारण परिस्थितियों में ही क्रॉस किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं कि एनडीए गवर्नमेंट जो 2019 में 124वां संविधान संशोधन बिल ले आकर के इसने 10% आरक्षण को पुनः लागू करने की कोशिश की और 103वां संविधान संशोधन कानून के तहत 10% आरक्षण को लागू कर दिया। अब मैं हाल ही में दिए गए संविधान पीठ के निर्णय की विस्तार से व्याख्या करूंगा तथा इसके पश्चात इसका विश्लेषण भी करूंगा कि ये कैसे संभव हो पाया। तो चलिए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने प्राइवेट जॉब्स, सरकारी जॉब्स में 10% आरक्षण की सीमा को सही माना, जो कि 3-2 के बहुसंख्य निर्णय पर आधारित था। इसको सही मानते हुए यह भी कहा कि यह बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं है। अब हम विभिन्न जजों के द्वारा दिए गए उनके अपने व्यक्तिगत फैसलों को समझते हैं। हालांकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इन निर्णयों को समझना इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जुड़ी कई मूलभूत प्रश्न निकल के आते हैं। जैसे क्या ईडब्ल्यूएस अन्य जातियों को आरक्षण उपबंध में सेंध लगाएगा, जो कि 50% दिए गए हैं। 50% के उच्चतम सीमा को पार करना क्या संवैधानिक है? क्या आने वाले समय में 10% आरक्षण जारी रहेगा? 10% आरक्षण अब क्यों जरूरी है, अभी क्यों जरूरी है, जबकि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया था, इत्यादि इत्यादि। तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पारदीवाला ने 10% आरक्षण को वैध माना। वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और एक्स चीफ जस्टिस यूयू ललित ने इस प्रावधान पर अपनी आपत्ति उठाई थी, जिसको अलग अलग समझते हैं। जस्टिस माहेश्वरी के द्वारा बताई गई मुख्य बातें: रिजर्वेशन सरकार के द्वारा उठाया गया सकारात्मक कदम है, जो न केवल अनुसूचित जाति, जनजाति अथवा ओबीसी के लिए हो, परंतु अन्य वर्गों के गैर लाभार्थियों के लिए भी होना चाहिए। 50% की उच्चतम सीमा इनफ्लेक्सिबल नहीं है, अतः उसको असाधारण परिस्थितियों में पार किया जा सकता है। जस्टिस त्रिवेदी के द्वारा
ये बताया गया कि 103वां संविधान संशोधन को सही मानते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अन्य वर्गों के आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करता। उन्होंने अनुच्छेद 14 को कोट करते हुए कहा कि समानता को समझना आवश्यक है जो कि भिन्न परिस्थितियों में भिन्न हो सकते हैं। अतः 103वां संविधान संशोधन समान न्याय की अवधारणा को लागू करता है। जस्टिस भट्ट ने मुख्यतया 50% की उच्चतम सीमा पर अपना फैसला सुनाते हुए यह संशय व्यक्त किया कि यह आने वाले समय में और अधिक वर्गों की मांगों को राजनीतिक पूर्ति के लिए प्रशस्त करेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने अपने आर्थिक प्रावधान केवल वैसे वर्गों के लिए उपबंधित करने की बात कही जो आज़ादी के बाद संवैधानिक रूप से पिछड़े हुए थे। अतः 10% आरक्षण उनके पक्ष में हुए इनजस्टिस को बढ़ा सकता है। अतः अब हम इस वर्डिक्ट का निष्पक्ष विश्लेषण करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस 3-2 के फैसले में 75% फैसले एक मत है। केवल अनुच्छेद 16D जो कि नौकरियों में आरक्षण को उपबंधित करता है, उनके मतों में भिन्नता है। बाकी सभी जजों ने राज्य में आरक्षण हेतु निहित शक्तियों का समर्थन किया है जो कि विभिन्न शिक्षण संस्थान में एडमिशन से जुड़ी है। अतः ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मूलभूत अवधारणा का उल्लंघन नहीं करता, परंतु ईडब्ल्यूएस में प्रदत्त आरक्षण एक समय सीमा तक ही होना चाहिए तथा इसके पश्चात इसको रिव्यू कर न्याय संगत परिवर्तन किया जाना चाहिए। इस बात पे सभी सहमत हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि इस आरक्षण का उपयोग पुनः डिस्क्रिमिनेशन के लिए न हो, क्योंकि अंततः यह अनुच्छेद 14 को खत्म कर सकता है और इसको बरकरार रखना डेमोक्रेटिक राजनीति का कार्य है। 3-2 के बीच बटा यह फैसला आगे आने वाले निर्णय के पुनरीक्षण को जीवित रखेगा जब भी कानून और राजनीति के बीच कोई पेच फंसेगा। 50% की उच्चतम सीमा के उल्लंघन को समाज में समानता और समरसता को लागू कर रखने हेतु सही बताया गया है। अब हम ये समझते हैं कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्यों आवश्यक है। जैसा कि संविधान संशोधन में बताया गया है कि हम भारत के वासी अपने नागरिकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। अतः आर्थिक न्याय तो अंतर्निहित ही है। इसके अलावा समान अवसर एवं समानता का अधिकार भी संविधान में प्रदत्त है जो कि अंतिम व्यक्ति तक अधिकारों की पहुंच एवं अवसरों की पहुंच को सुनिश्चित करता है। भारत के विकास में प्रत्येक की भागीदारी आवश्यक है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, पंथ या संप्रदाय का अनुयायी हो, बशर्ते वह भारतवासी हो। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को जुडिशियसली लागू करने में जो चुनौतियां हैं उसकी चर्चा अब हम लोग करते हैं। ईडब्ल्यूएस को अप्लाई करने से लेकर सर्टिफिकेट जारी करने तक कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कार्य होता है जो कि ईडब्ल्यूएस के सही कार्यान्वयन में एक बड़ी बाधा है। सर्टिफिकेट जारी करने में सही जांच पड़ताल का अभाव नकली एवं फ्रॉड सर्टिफिकेट जारी करने को प्रेरित करता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु इसको न्याय संगत एवं तर्क संगत लागू करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि राजनीतिक मुद्दा बनाना आसान है। तो फिर इसका हल क्या होना चाहिए? एक एकीकृत संस्था जो कि सिंगल विंडो सिस्टम पे कार्य करे, किसी भी प्रकार के फ्रॉड के लिए त्वरित एवं कठिन सजा का प्रावधान हो ताकि किसी भी प्रकार के असामाजिक कृत्य को बढ़ावा न मिले और लोगों को भी कानून टूटने से मिलने वाले सजा का भय रहे। यह आरक्षण सनसेट क्लॉज के साथ होना चाहिए ताकि जो लोग इसका एक बार लाभ ले चुके हों वे अपने आप ही बाहर हो जाएं, ताकि वंचित व्यक्तियों के पास इसका पहुंच सुनिश्चित किया जा सके। संविधान निर्माताओं ने आरक्षण हेतु जो स्वप्न देखे थे उसे पूरा करना आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का दायित्व है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी आरक्षण का प्रावधान 10 साल के लिए लागू करने की बात कही थी। तत्पश्चात इसका पुनर्निर्धारण और पुनरीक्षण करने को आवश्यक बताया था, जिसका उपबंध अनुच्छेद 334 में किया गया है, परंतु राजनीतिज्ञों ने इसको अपना एजेंडा बना लिया है और आज हाल यह है कि आरक्षण जिस व्यक्ति के पास पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंच पा रहा है, बल्कि वैसे लोग इसका लाभ ले रहे हैं जो सक्षम हैं। तो आप सबको क्या लगता है? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में रखें। इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। और अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि कृपया मेरे वीडियोज़ को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे अहेड।